सो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को दोस्तों। आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जो अपनी सीरीज चल रही है। आप इससे पहले की भी सारी वीडियोस लिविंग वर्ल्ड से लेकर के फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स तक की देख सकते हैं। हमारा मेन टारगेट है कि हम 36 आवर्स या 40 आवर्स मैक्सिमम में पूरा 360 मार्क्स का सिलेबस आपके लिए कवर कर दें, जो आपके नीट एग्जाम्स में आता है। तो आप वो देखिएगा, वीडियोस काफ़ी हाई क्वालिटी इमेजेस की बनी हुई हैं, जिससे आपको टॉपिक को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। जब एक बार ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी तो फिर हम क्वेश्चन वाली सीरीज़ जो है वो भी कराएंगे इस पर। अभी फ़िलहाल के लिए आपको क्वेश्चंस बेटा करने को मिल जाएंगे ऐप पे, जिसका लिंक आपको दिख रहा होगा या नाम दिख रहा होगा। आप डाउनलोड करके वहाँ से टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के साथ। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ह्यूमन बॉडी में जब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो अलग अलग टर्म्स होते हैं कि एंजाइम का इस्तेमाल हो रहा है और अगर एनर्जी बन रही है तो हम रेस्पिरेशन कहते हैं, और नॉर्मल एक्सचेंज को ब्रीदिंग कहते हैं। तो यहाँ पर भी एनर्जी बनने को ही रेस्पिरेशन कहा गया है। कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को रेस्पिरेशन कहा गया है। बेसिकली जब हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, वाटर जो हम बोलते हैं जनरली, जो फोटोसिंथेसिस में होता है, उन छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट इज ग्लूकोज। तो उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब बनाते हैं तो बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। वो बॉन्ड्स बनाने के लिए हम एनर्जी लेते हैं सनलाइट वाली, और जब उसको तोड़ेंगे तो वो एनर्जी रिलीज होएगी। वो एनर्जी एज इट इज़ रिलीज नहीं होनी चाहिए, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में ट्रैप कर लेते हैं फ्यूचर यूज के लिए। इट इज़ जस्ट लाइक लाइट पार्टिकल वायरलेस एनर्जी है। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल फिजिकल बैटरी पैक्स हैं, जिसको हम जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पे आगे बढ़ते हैं बेटा। 11th क्लास का चैप्टर नंबर 12, व्हाई डू वी ब्रीथ। तुम सांस लेते ही क्यों हैं भाई? क्योंकि जो फूड पार्टिकल हमने कंज्यूम किया है उसके बॉन्ड्स को, जैसे मैंने समझाया, ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस से। और जब हम किसी भी प्लांट पे खाना खाते हैं, कुछ फ्रूट व्रूट खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, तो वो जो ग्लूकोज या स्टार्च आता है हमारे पास, वो टूट के ग्लूकोज, ग्लूकोज के बॉन्ड में है एनर्जीज। उनके बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एनर्जी मिलेगी, उसको तोड़ने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, इसलिए हमें सांस लेना बहुत ही जरूरी होता है बेटा। द फंडामेंटल क्वेस्ट फॉर एनर्जी एंड लाइफ, एसेंशियल फॉर लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ टू लिव। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज, जैसे कि एनर्जी किस किस के लिए चाहिए भाई? तो एनर्जी चाहिए हमें एब्जॉर्प्शन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग, सबके लिए चाहिए बेटा, है ना। और सब लोग अलग अलग तरीके से ब्रीथ करते हैं, हमारे पास पूरा सिस्टम है। एनसीईआरटी में पूछा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे ब्रीथ करते हैं, तो वो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स कैसे खाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपना खुद ही बना लेते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, कैसे मिलती है हमें एनर्जी बेटा, जिससे हमें काम चलता है हमारा? तो ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल में हमने पढ़ा था कि 4 माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें से 3 जो होते हैं बेटा वो स्ट्रिक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हमें बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, है ना, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। या फिर हमें बताया गया था कि प्रोटीन्स होते हैं, है ना। या हमें बताया गया था न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। वैसे ही कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स, सबसे ज़्यादा हम जनरली पॉलीसेक्राइड का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी ग्लूकोज हमारे सबसे ज़्यादा काम का होता है, जिसे हम ऑक्सीडाइज करते हैं। तो C6H12O6 जो स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड्स बने हुए आपस में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाले, उनको तोड़कर हम एनर्जी लेते हैं। क्वेश्चन, हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज्ड। तो इस एनर्जी को हम कैसे लेते हैं? तो एनर्जी रिलीज होती है जब ये बॉन्ड टूटते हैं, उस रिलीज एनर्जी को हम स्टोर कर लेते हैं बेटा इन द फॉर्म ऑफ ATP, और फिर उसे जब चाहे हम अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, जैसे उसने एक आपको समझाया भी है कि ग्लूकोज टूटा तो ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट हो गया। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कहाँ हो रहा है बेटा? साइटोप्लाज्म में। फिर ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट। फिर आपको दिखेगा ये पायरुवेट है, ये एंटर कर गया है, कहाँ पर चला गया है पायरुवेट? पायरुवेट चला गया है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। वहाँ पर हो रही है क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल हो रही है कहाँ पर? तो बताया जाएगा मैट्रिक्स में हो रही है। कहाँ पर हो रही है? मैट्रिक्स में। और उसके बाद क्रैब साइकिल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, प्रोटॉन्स होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट हमारे पास रहता है वहाँ पे, उसको हम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, जो कि फाइनली हमें ATP बनाकर देता है। यही इस पूरे चैप्टर का आधार है, ये पूरा समझना कि कैसे कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किससे इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब हम पढ़ेंगे।
बट बहुत बार तो बहुत बेसिक ही क्वेश्चन आता है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, एटीपी ईटीसी में प्रोड्यूस होती है या ग्लूकोज में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर्स तो हम इस डायग्राम से भी कर सकते हैं बेटा। आगे देखो, वेयर डू प्लांट्स गेट एनर्जी, प्लांट्स जो सबको एनर्जी बांट रहे हैं उनको कहाँ से मिलती है, रेस्पिरेशन प्लांट की बात ही कर रहा है वो। तो कहते हैं ग्रीन प्लांट्स या साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी वो ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट। बस डिपेंड क्या करता है हमारे लिए कि प्लांट को वाटर चाहिए, कई बार इन छोटी एल्गीज को वाटर नहीं चाहिए, H2S वगैरह हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह से भी अपनी एनर्जी बना लेती हैं एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी यानी कि ATP। और वो एनर्जी स्टोर्ड रहती है किसमें, कार्बोहाइड्रेट के बॉन्ड्स में। कल को जब आप उन कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ोगे तो वो एनर्जी वहाँ से रिलीज होएगी। मल्टी स्टेप में तोड़ते हैं हम धीरे धीरे और उस रिलीज एनर्जी को हम ATP के तौर पे क्या कर लेते हैं बेटा, स्टोर कर लेते हैं। लोकेशन, ओनली द सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वही करते हैं। ये देखो जैसे पैलिसेड मेसोफिल के सेल्स ऐसा लग रहा है जैसे उसने आपको दिखाए हों, जिनके पास क्लोरोफिल होते हैं अच्छे खासी, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं, जहां पर ये रिएक्शन ज़्यादातर देखी जाती है। और इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत कल्चरली हम लोग प्लांट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वैल्यू देते हैं। बचपन से बच्चों को सिखाते हैं कि भाई आपको पौधों को पानी देना चाहिए। कहते हैं क्यों देना चाहिए, तो आंसर हमेशा दिया जाता है कि अच्छी बात होती है, वो भी तो जीव हैं, उनके लिए भी तो ज़रूरी है। बट साइंस भी है बेटा उसके पीछे, तुम उनको पानी दोगे उसके बदले वो तुम्हें ऑक्सीजन दे देंगे, है ना। तो वो सिखाया गया है कि रात को पौधे के पास नहीं जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें कल्चरली ऐसे हमें सिखा दी गई हैं जो वर्बल भाषा में है आज के दिन हमारे पास, लेकिन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर हम रूल्स को मान लेते हैं। जैसे हम सबको सिखाया जाता है कि अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज मेक्स ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो बहुत छोटी सी इंस्ट्रक्शन है बट साइंटिफिकली देखोगे तो इसके बहुत सारे आउटकम्स हैं जो हमें समझ में आते हैं कि हमारी बॉडी का हार्मोन रेगुलेशन या सर्कैडियन रिदम या क्रिकैडियन रिदम शायद उसी हिसाब से अरेंज्ड है कि अगर अपने टाइम टेबल को हम ऐसे सेट करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। ट्रांसलोकेशन जो बनता है बेटा, देखो बनाता कौन है आपको समझा दिया गया, सिर्फ ग्रीन पार्ट्स बनाएंगे जिनके पास कौन होगा, क्लोरोप्लास्ट। तो बना तो इसने दिया पर चाहिए तो सबको भाई ग्लूकोज, तभी तो सारे पार्ट्स ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी बना पाएंगे। तो सबके पास कैसे चला जाएगा, तो उस मेथड को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। किस फॉर्म में जाता है बेटा, सुक्रोज की फॉर्म में जाता है। किस फॉर्म में जाता है, सुक्रोज की फॉर्म में। प्लांट फिर उसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ लेता है और फिर वो अकॉर्डिंगली बेटा हमारे काम आता है। तो ट्रांसलोकेशन होती है, देखो शुगर को मूव करते हुए दिखाया गया है कि कैसे बेटा शुगर ट्रांसलोकेट होती है एक जगह से दूसरी जगह, कैसे लाइट गिरने पर फोटोसिंथेसिस हो जाती है जिससे कि शुगर नाम का बाय प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। और कहाँ पर होता है प्रोसेस, जनरली क्लोरोप्लास्ट पर यह प्रोसेस देखा जाता है। आगे चलते हैं, ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। बिल्कुल ठीक बात है कि एनिमल्स तो ऑटोट्रॉफ्स हैं बट बाकी सब लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं उनको जो डिपेंडेंट होते हैं, चाहे हर्बीवोरस हो जैसे कि हिरन दिखा दिया होगा, या कार्निवोरस हो जैसे कि लॉयन। कार्निवोरस में जनरली मीट को कंज्यूम करने के लिए जो लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन चाहिए इजी होता है वो एज कम्पेयर टू सेलुलोज। इसलिए फ्रॉग वाले चैप्टर में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हमें पढ़ाया जाता है कि कार्निवोरस में जो लेंथ होगी बेटा वो छोटी होगी इंटेस्टाइन की। ये मैंने ऐसे रिलेट कर दिया आपको। फंगजाई जो स्पोरोफाइट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेड और डिकेड मैटर पे फीड करते हैं। वो अपनी बॉडी में से एंजाइम्स कई बार एक्सक्रीट कर देते हैं या सिक्रीट कर देते हैं बाहर, और वो एंजाइम्स जो होते हैं वो आउटसाइड डाइजेशन करते हैं, यानी बॉडी के बाहर जाकर छोटा मोटा डाइजेशन कर लेते हैं। तो देखो ये हमें बात बेटा समझ में आ गई। ये कुछ फंगाई का उसने डायग्राम वगैरह बना रखे हैं, ऐसे कुछ डायग्राम्स हमें प्लांट किंगडम में भी देखने को मिलते हैं। अल्टीमेटली ऑल फूड रिस्पायर्ड कम फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। मेरे अंदर कोई भी ग्लूकोज अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसे कभी ना कभी बनाया तो प्लांट ने ही होगा, वहीं से घूमकर मेरे पास बेटा आता है। चाहे इधर से ऑक्सीडाइज हो रहा हो, चाहे फंगस किसी डेड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, वो जब डेड लिविंग था तो उसके अंदर भी ग्लूकोज उसने तभी मिला होगा उसको, स्टार्च जो भी मॉलिक्यूल है, जब उसने प्लांट से कंज्यूम लिया होगा, है ना। बस पाथवे हो सकता है कि इसने प्लांट से सीधा ले लिया, देखो ये पत्ते खाते हुए दिख रहा है, अब इसको इसने खा लिया। तो अगर इसके अंदर हिरन के अंदर ग्लूकोज प्लांट से आया था
तो इनडायरेक्टली तो लोयन के अंदर भी हम यही कह सकते हैं कि प्लांट के थ्रू ही आया होगा बेटे। आगे देखते हैं, व्हाट इज ए सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के लेवल पर हम कैसे ये जो ग्लूकोज बनता है हम इसे खाते हैं और फिर कैसे खाकर इसे तोड़ते हैं, या प्लांट जब इसे बनाता है तो फिर कैसे इसको तोड़ के एनर्जी को क्रिएट करता है अपने लिए, उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि सेल ही फंडामेंटल यूनिट होता है लाइफ की, तो एनर्जी के लिए वो कैसे काम करता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी, और उस एनर्जी को ट्रैप कर लेना, उसे लूज ना होने देना, ट्रैप कर लेना एज एटीपी, राइट। साइट्स, यूकैरियोट्स के अंदर दो जगह पर ये काम होता है बेटा, एक होता है साइटोप्लाज्म में और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है बेटा, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा आपको बहुत सारी एटीपी बनती हुई भी नजर आ रही होगी। ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, तो वो कहते हैं साइटोप्लाज्म में होता है ये प्रोसेस और माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में तभी होगा जब एनिमल यूकैरियोट होगा, क्योंकि यूकैरियोट्स के पास ही ये प्रॉपर्टी होती है बेटे कि ऑर्गेनेलेज उनके पास ही होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। अगर प्रोकैरियोट होता तो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता। ग्लाइकोलाइसिस हर किसी के साथ हो जाता है, चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो। ये ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ऑक्सीजन की हमें कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस केस में जब हम मैक्रोमोलिक्यूल या ग्लूकोज जैसे इस केस में हम लेकर चल रहे हैं, उसके जब बॉन्ड्स तोड़ते हैं वया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन देकर उसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जनरली सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के आखिरी में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन ही लास्ट एक्सेप्टर होता है, उसी की मदद से एनर्जी हमें मिलती है। तो वही वो समझा रहा है कि ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी मिलती है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है वया ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, क्या क्या होता है जिसको हम तोड़कर एनर्जी ले सकते हैं। तो जनरली हमारी बॉडी जिस सबस्ट्रेट पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है बेटे, उस सबस्ट्रेट को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट जो होता है इसमें वो होता है ग्लूकोज, राइट। अदर्स आर प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। ये जनरली तो ज़रूरत इनकी हमें नहीं पड़ती, जनरली कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं फैट की बात करता हूँ तो फैट या ऑयल कभी कभी जर्मिनेटिंग सीड्स में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है बेटा, जर्मिनेटिंग सीड्स में। ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन, प्रोटीन तब यूज किया जाता है जब प्लांट स्टारवेशन पे हो या सेनेसेंस वगैरह में हो। तो इस तरीके की सिचुएशंस जब बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं चलती है और अपने पास कई दिन से फूड नहीं बन रहा हो, लाइट ना आ रही हो, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। यूज इन सम प्लांट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, जब कार्ब का काम हमारा कम हो गया हो तब हम इसकी जो है बेटा कोशिश करते हैं। वरना जनरली हमारे पास फ्यूल बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज या कार्ब जो सबसे कॉमन सबस्ट्रेट है बेटा, उसी का इस्तेमाल होता है। तो ये कौन कौन से सबस्ट्रेट्स हैं जिनसे हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हम पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, हम ब्रीथ क्यों करते हैं, ये बातें हो गई हमारी। फिर आ गई एनर्जी रिलीज होती कैसे। जब हम इसको तोड़ते हैं तो ग्लूकोज ऐसा नहीं एकदम से CO2 में टूट जाता है, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, नॉट अ सिंगल स्टेप, नॉट रिलीज्ड फ्रीली इनटू द एक्सप्लोजन, स्टेप वाइज होते हैं और एंजाइम्स इनको कंट्रोल करते हैं। एनर्जी को हमारा टारगेट है कि लाइट एनर्जी को, ये जो वायरलेस एनर्जी है उसे हम फिजिकली बैटरी टाइप एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, ताकि जहाँ जब मर्जी चाहे बैटरी लगाएं और हम अपनी एनर्जी ले लें। जैसे हमारे घरों में भी एनर्जी कई बार बैटरीज वगैरह की फॉर्म में आती है, ऐसी प्लांट भी कोशिश करता है कि बैटरी वगैरह की फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर ले, ताकि जब उसे इस्तेमाल करना हो वो उसे इस्तेमाल करे, है ना। नॉट हीट, आप ऑक्सीडाइज करके उसे ATP की तरह क्या कर लेते हो, तो बेटा ट्रैप कर लेते हो। देखो हीट वाले पे हमने क्रॉस मार रखा है कि हीट जैसा कुछ नहीं होगा। आगे देखिए, ATP द एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी की बेटे अगर हम बात करते हैं तो ATP करेंसी होता है, ब्रोकन डाउन जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम इसे तोड़ लेते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बायोसिंथेसिस। कार्बन स्केलेटन फ्रॉम रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज प्रिकर्सर फॉर अदर मॉलिक्यूल्स। कार्बन स्केलेटन का क्या मतलब है, कहते हैं कि जब ग्लूकोज टूटता है तो कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 1,6 बाइफॉस्फेट वगैरह, या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड्स वगैरह।
तो ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं बेटा, जो इंटरमीडिएट हैं ग्लूकोज और CO2 जो लास्ट प्रोडक्ट है उसके बीच में, इन्हें कार्बन स्केलेटन कहते हैं। तो एक तो इनका ये रूल है कि अगर ये सीधे सीधे टूटते चले जाएंगे तो फाइनली CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और ATP बनाएंगे। हर जब पूरा साइकिल होगा तो 38 ATP मिलेंगे। लेकिन अगर बॉडी को ज़रूरत नहीं है, मान लो अभी मैं कोई खास मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे शरीर को हर वक्त थोड़ी ना सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बॉडी को अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, फिर क्या होगा? तो फिर बॉडी ये जो रास्ते में इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, इनको आगे ना भेजकर, ATP बनाने की तरफ ना भेजकर साइड में भेज देती है कि कुछ और काम कर लो। कुछ और मतलब जैसे प्रोटीन बना लो, अमीनो एसिड्स बना लो, तो इनसे फिर वो कैटाबॉलिज्म की जगह एनाबॉलिज्म कराने लगती है। उसी को बोला जाता है यूज्ड एज प्रिकर्सर फॉर अदर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि अमीनो एसिड को बनाना या फिर फैट्स एटसेट्रा को बनाने में हेल्प करने के लिए इसे भेज दिया जाता है। ये ATP का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश है बेटा, कि राइबोज का ग्रुप है 5 कार्बन का जो शुगर है, फिर नाइट्रोजनस बेस है ना, और फिर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। कोई न्यूक्लियोटाइड अगर होता है तो उसमें एक ही फॉस्फेट होता है, यहाँ पर 3 फॉस्फेट है, यही अंतर है, वरना इसे भी हम न्यूक्लियोटाइड कह देते, राइट। जो न्यूक्लिक एसिड वाला न्यूक्लियोटाइड होता है उसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं। तो राइबोज हो गया NH2 अमीनो ग्रुप, ये मतलब एडेनिन की रिंग होगी, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है क्योंकि एक से ज़्यादा एटम है उस रिंग के अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम और फॉस्फेट ग्रुप्स। जब भी हम ADP बनाएंगे तो हम इस थर्ड और सेकंड फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड तोड़ देंगे, एनर्जी रिलीज होएगी, उस एनर्जी से हम एक जो है कोई भी हमारी बॉडी में काम कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ATP को जब मर्जी तोड़कर अपनी एनर्जी के लायक काम करवा लेना बेटा। तो एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं, यूटिलाइजेशन क्या है और बायोसिंथेसिस से क्या है। फिर बात आती है गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। भाई प्लांट्स जो हैं वो हमारी तरह गैस O2 CO2 एक्सचेंज करने के लिए सेम मैकेनिज्म इस्तेमाल नहीं करते, उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, राइट। गिव आउट CO2, सिंपल बात है, जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करोगे तो O2 कंज्यूम होगा ATS के लास्ट स्टेप पे और CO2 रिलीज होते रहते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। इसलिए 6 कार्बन का ग्लूकोज लास्ट में CO2 और वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाता है, कहाँ से? क्रेब्स साइकिल के मैट्रिक्स से। प्लांट्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, उनके पास क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं लीव्स में और लेंटिसल्स होते हैं बेटा रूट या स्टेम में, जिससे कि वो इस प्रोसेस को करते हैं। ये देखो CO2 को बाहर भेजना या CO2 को इनहेल करना, है ना, या O2 और CO2 का एक्सचेंज करना। बेसिकली बस वो आपको इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा है। ये एक स्टोमेटा का डायग्राम है, इसका डायग्राम है स्टोमेटा का, और इधर आप देखोगे तो ये स्टेम जैसा दिख रहा है। तो स्टेम में जो स्ट्रक्चर है वो लेंटिसल्स हैं बेटा, और जो स्टोमेटा में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है हमारे पास, वो लीव्स में जो स्ट्रक्चर है वो स्टोमेटा है। ये देखो लीफ का अरेंजमेंट यहाँ दिखेगा भी तुम्हें कि मीजोफिल सेल्स हैं, स्पॉन्जी सेल्स हैं वगैरह। जब इस मीजोफिल सेल को अपन ने जूम कर दिया तो हमें ऐसा कुछ नज़र आया, और स्टेम को जूम करके देख रहे हैं तो हमें ऐसे होल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। बस दिक्कत क्या होती है, स्टोमेटा जो होता है वो कभी खुलता है कभी बंद होता है बेटे, और जो ये होते हैं लेंटिसल्स ये परमानेंटली ओपन रहते हैं। तो ये हमें 2 बातें समझ में आ गई भाई। अब देखो आगे, रीजन 1 लोकलाइज्ड एक्सचेंज का होना बेटा। तो लोकलाइज्ड एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं तो देखो इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है, कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसको स्पेशल ऑर्गन क्यों नहीं चाहिए। तो उसका एक कारण ये होता है हमेशा कि हर प्लांट पार्ट अपनी नीड खुद देख सकता है। भाई रूट के पास लेंटिसल्स हैं, स्टेम के पास लेंटिसल्स है, लीफ के पास स्टोमेटा है, तो अपना इंडिपेंडेंस है। लिमिटेड ट्रांसपोर्ट, जब सबके पास अपना अपना है तो इधर उधर गैस को ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें कोई ज़्यादा स्पेशल ऑर्गन चाहिए नहीं होगा। लोकलाइज्ड एग्जाम्पल जैसे मैंने समझाया था कि तीनों अपना अपना काम कर लेते हैं, O2 को रिसीव करना, CO2 को लाना, O2 को छोड़ना, सब वो इंडिपेंडेंटली अपने आप बेटा संभाल लेते हैं, इसलिए भी ऐसा हमें दिखता है। रीजन 2 लो डिमांड्स रेस्पिरेशन रेट। रूट स्टेम और लीफ जो होते हैं बेटा वो एनिमल से थोड़ा कम रेट पे रेस्पायर करते हैं। जब कम रेट पे करते हैं तो कोई इतना फास्ट ज़रूरत आपको है नहीं काम को करने की, और जब आपके पास बहुत टाइम है तो आपको कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं चाहिए होता है, बॉडी नेचुरली भी उस काम को आराम से कर सकती है। वही देखो लीफ का, स्टेम का और माउस का, ये एनिमल है, एनिमल थोड़ा फास्टर ब्रीद इन करता है और बाकी लोग थोड़ा स्लोअर करते हैं, तो वो डिफरेंस उसने आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करी होती है कि हम लोग कैसे करते हैं। उसके बाद देखते हैं बेटा, अगर हम है ना इसको CO2 चाहिए, इसको ऑक्सीजन रिलीज करना है, यहाँ पर बेटा हमें CO2 लिखना चाहिए था और ये O2 है।
ये थोड़ा सा इसमें चेंज समझ लीजिएगा आप, हालांकि कोई मुश्किल बात नहीं है। रिलीज हम CO2 ही करते हैं। ये अच्छा, ये वाली एरो बस इधर होनी चाहिए थी कि ऑक्सीजन इनहेल उसने कराया बेटा, और CO2 को उसने क्या करा है, रिलीज कर दिया है। फोटोसिंथेसिस की एक्सेप्शन की बात करते हैं तो जनरली तो रेट कम रहता है जैसा हमने लिखा, लेकिन एक ही स्टेप है प्लांट का जहां पर ज़्यादा रेट दिख सकता है। वो कौन सा स्टेप होता है भाई, तो वो स्टेप होता है जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। उस टाइम पर CO2 ज़्यादा आता है, O2 ज़्यादा निकलता है, इनका रेट जो होता है वो बहुत रैपिड होता है। लार्ज वॉल्यूम्स एक्सचेंज्ड ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लेकिन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कभी भी प्लांट के लिए एक समस्या नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के अंदर ही क्या होता है बेटा, रिलीज होता है सेल के अंदर, वाटर की स्प्लिटिंग से थाइलाकॉइड के अंदर, जैसा हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो इसलिए ये हमारे लिए कोई समस्या वाली बात कभी भी रहती ही नहीं है। हमें बहुत क्लियरली समझ में आता है कि थाइलाकॉइड के अंदर जब वाटर स्प्लिटिंग हुआ है PS2 में, तो ऑक्सीजन तो अपने हिस्से का ले ही सकता है, जो बचेगा उसे ही हम रिलीज करेंगे। तो प्लांट क्यों नॉन स्पेशल ऑर्गन पे काम करता है बेटा, वो बात हो गई हमारी। गैस एक्सचेंज इन प्लांट की बात हो गई। आगे देखिए, शॉर्ट डिफ्यूजन, कम सरफेस, ज़्यादा इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना नहीं होता, पास पास ही करना होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है। क्योंकि सब जो लिविंग सेल्स होते हैं वो सरफेस के पास ही रहते हैं, तो सब अपना अपना काम खुद ही निपटा रहते हैं। जैसे बार्क जो स्टेम को कवर करती है, उसके नीचे क्या होते हैं, लेंटिसल्स। इंटीरियर सेल्स डेड होते हैं। एयर स्पेस, लूज पैकिंग ऑफ पेरेन्काइमस सेल्स। तो वो कहते हैं कि बार्क जो है वो वैसे तो बहुत टाइट सेल्स बनाता है, लेकिन जहाँ लेंटिसल्स होते हैं वहाँ पर उसकी जो पैकिंग होती है वो थोड़ी लूज हो जाती है, ताकि एयर एक्सचेंज क्या हो जाए बेटा, आराम से हो जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि उस जगह हमें पता है कि उस बार्क के नीचे लिविंग पार्ट भी है, तो उस जगह लूज पैकिंग कर देते हैं ताकि एयर वेयर उस लिविंग पार्ट को आराम से मिल जाए और वो लंबे समय तक आराम से क्या रह जाए बेटा, जिंदा रह पाए। ठीक है, ये उसका डायग्राम समझाने की कोशिश करी गई है। फिर कंबशन ऑफ ग्लूकोज, कि जब ग्लूकोज हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, तो बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का उल्टा दिखता है कि अगर ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, तो CO2 रिलीज होएगा। ये बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल का एंड प्रोडक्ट इसी तरीके से दिखता है कि 6 कार्बन थे शुरू में, 6 के 6 एक एक करके स्टेप वाइज सारे के सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के कार्बन उड़ चुके होंगे, वाटर हो चुका होगा और उससे एनर्जी भी रिलीज होगी। उस एनर्जी को हम लोग ट्रैप करते हैं टू फॉर्म ATP। हम जनरली करते क्या हैं, तो अभी हमें समझाया जाएगा कि कुछ हम मॉलिक्यूल से बना लेते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जब लास्ट में मिलता है किसको, ऑक्सीजन को, टू, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेता है वाटर। तो जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस एनर्जी का इस्तेमाल कर कर हम प्रोटॉन आयंस को पंप वगैरह करते हैं। ये अभी हमें स्टेप बाय स्टेप बेटा यहाँ पे पता चलेगा पूरा, जब हम पूरे टॉपिक को देखेंगे आराम से कि कैसे वॉट CO2 निकल रहा है, कैसे एनर्जी। तो जितनी बार वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसी से एनर्जी रिलीज होती रहती है, उसी एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं टू फॉर्म प्रोटॉन पंप को पंप करने के लिए। जब उस प्रोटॉन को पंप कर देते हैं तो कल को जो प्रोटॉन को अंदर आना होता है, तो जैसे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में था उसी तर्ज पर यहाँ पर भी ATP बनती है। मोस्ट एनर्जी इज गिवन आउट एज ए हीट, कंबशन, रेस्पिरेशन, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड इन स्मॉल स्टेप्स, एनर्जी कपल्ड टू ATP सिंथेसिस। कंबशन का मतलब हो गया कि हम हीट के तौर पे ज़्यादा एनर्जी को लूज कर जाते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में हम एनर्जी को लूज नहीं करते, हम किस फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ATP की फॉर्म में बेटा स्टोर कर लेते हैं। तो देखो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि प्लांट को ज़रूरत क्यों क्यों नहीं थी भाई, तो छोटी जगह पे डिफ्यूज करना है, रेस्पिरेटरी रेट बहुत कम है, हर पार्ट अपना खुद का ध्यान रख सकता है, इसलिए उसे कोई स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं थी। हम कौन से फॉर्म में ATP स्टोर करते हैं, प्रिकर्सर फॉर अदर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या था भाई, कि जो मॉलिक्यूल्स इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं वो कभी कभी जरूरी नहीं हमेशा उस कैटाबॉलिज्म वाले पाथवे पे आगे बढ़े, उससे हम साइड चेन बनाकर या साइड में ले जाकर इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि और मॉलिक्यूल्स उससे बने। कार्बन स्केलेटन का मतलब क्या था, एनर्जी कभी भी सिंगल स्टेप पे रिलीज नहीं होती। कौन कौन से सबस्ट्रेट्स जनरली हम यूज करते हैं, जिसमें से किसको ज़्यादातर यूज किया जाता है, किसको कभी कभी कंडीशनली यूज किया जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या है, और एनर्जी हमें जनरली कहाँ से आती है। अब आगे देखते हैं।
लाइफ विदाउट ऑक्सीजन, अभी तक हमने समझा कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है चीजों को ऑक्सीडाइज करने के लिए, उन बॉन्ड को तोड़ के एनर्जी लाने के लिए। क्या कभी ऐसा भी देखा गया है कि ऑक्सीजन की जरूरत ही ना हो? तो हाँ भाई, एनएरोबिक लाइफ ऐसी ही होती है जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है। हिस्ट्री, अर्ली लाइफ फॉर्म्स इवोल्यूशन से पहले, जनरली जो लाइफ फॉर्म्स स्टार्टिंग में बनी होंगी इवोल्यूशनरी टाइम से पहले बहुत ज़्यादा, वहाँ पर ऐसा ही हुआ होगा। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं कुछ तो, जैसे कि ईस्ट हो गया, कि वैसे तो रह सकते हैं लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी रह जाएंगे। कुछ होते हैं ऑब्लिगेट, जो सिर्फ नॉन लिविंग में ही रहते हैं, स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशंस में रहते हैं, जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई, जैसे कि एक बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई बेटा, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई, कुछ ऐसे होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं। आगे चलते हैं, द यूनिवर्सल स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो यूनिवर्सल स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि ग्लाइकोलाइसिस हमेशा हर जगह देखी जाएगी, ये हमेशा दिखती है आपको। लाइक अकर्स इन ऑल, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, एरोबिक हो या एनरोबिक हो, ये जरूर होता है क्योंकि साइटोप्लाज्म में होती है, और साइटोप्लाज्म हर ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो। मशीनरी होती है, एंजाइमेटिक मशीनरी। ग्लाइकोलाइसिस के देख हम यहाँ पर देखते हैं तो ग्लूकोज जो होता है बेटा, वो लास्ट में पायरवेट में कन्वर्ट होता है। पायरवेट होता है 3 कार्बन का, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का। तो पूरा तो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है अभी, एंड ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो C6H12 से अगर मान लीजिए हाइड्रोजन एटम 12 से घट के 3, 4, 5 रह गए हैं, तो हाइड्रोजन चले गए हैं वहाँ से, इलेक्ट्रॉन चले गए हैं वहाँ से, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइज होना। तो ऑक्सीडाइज हो गया। प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस इनटू दिस इज पार्शियल ऑक्सीडेशन, है ना। इलेक्ट्रॉन का लॉस या हाइड्रोजन का लॉस ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन का गेन ऑक्सीडेशन है, ऐसा हमें पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब शुगर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, सिंपल सी बात है बेटा, है ना। ग्लाइकोज मतलब शुगर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। ये स्कीम किसने सबसे पहले बार दी? तो 3 साइंटिस्ट ने दी, एम्बिडेन, मेयरऑफ एंड पार्टनर्स। और इन्हीं के नाम पर इन सबके एक एक लेटर पकड़कर हमने नाम लिख दिया है E, M एंड P। अक्करेंस, अक्कर इन द साइटोप्लाज्म, जैसे मैंने समझाया ही था बेटा कि ये हर ऑर्गेनिज्म में हो सकती है क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में होती है। एनारोबिक रोल, इन एनारोब्स दिस इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, है ना। बस फर्क ये होता है कि इसमें एटीपी थोड़ी कंपैरेटिवली कम बनती है एज कंपेयर टू द एरोबिक प्रोसेस। द गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, गोल होता है इसको हमें ऑक्सीडाइज करना है। 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के जो लास्ट में बना है ये 3 कार्बन का है बेटा, और स्टार्टिंग थी 6 कार्बन से। तो ऑब्वियसली अगर रिएक्शन बैलेंस करनी होगी तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 2 इंटू पायरुविक एसिड, तभी ये रिएक्शन बैलेंस हो सकती है। सोर्स इन प्लांट्स डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज, बिल्कुल ठीक बात हमने बोला था, सुक्रोज ही ट्रांसलोकेट होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो हमारी बॉडी में इन्वर्टेज एंजाइम होता है जो सुक्रोज को तोड़ देता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब बस गड़बड़ ये हो जाती है, कई बार बच्चे को ऐसा लगता है कि यहाँ तो सिर्फ ग्लूकोज दिख रहा है, नहीं भाई फ्रक्टोज भी दिख सकता है, लेकिन डिपेंड ये करेगा, अगर फ्रक्टोज होगा तो वो सीधा इस वाले स्टेप से एंट्री मारेगा इस साइकिल में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट्स। ग्लूकोज सीधा चलेगा, बस इतना अंतर, चलेंगे दोनों ही, बाकी ये पूरी साइकिल होती है बेटा उसमें। दीज 2 मोनोसेक्राइड्स एंटर द पाथवे, देखो दोनों लिखा गया है बट एनसीईआरटी में दिखाया सिर्फ एक ही मोनोसेक्राइड को गया होता है पाथवे में एंटर करते वक्त बेटा। तो देखो ये क्लियर हो गई मेरी बात। बस अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ नहीं होगा बेटा, ये वाली रिएक्शन यहाँ होती है, ये वाली रिएक्शन यहाँ होती है, यहाँ ADP से ATP, कोई बात नहीं, एक आधी चीज रह जाती है कभी कभी, ADP से ATP यहाँ होगी। बाकी अभी स्टेप वाइज हम इसको 1 बाय 1 पूरी साइकिल को बेटा पढ़ेंगे, देखते रहोगे आप, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ पर आप ये देख सकते हो बस कि 2 जगह ATP कंज्यूम हो रही है, और यहाँ ATP बन रही है, और एक जगह NADH बन रहा है। ये इसका ओवरऑल सिस्टम होता है। पहला फेज जो होता है बेटा ग्लाइकोलाइसिस का, जिसके अंदर हम फॉस्फोराइलेशन करते हैं, यानी कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हमने फॉस्फेट देना है, फॉस्फोराइलेट करना है। तो फॉस्फेट कहाँ से देंगे? तो हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ATP होता है, उसे हम तोड़ते हैं इनटू ADP एंड फॉस्फेट। वो जो फॉस्फेट हमें टूटकर मिलता है प्लस फॉस्फेट, वो हम इसको दे देते हैं, और इसके 6ठे कार्बन पर, 6 कार्बन होंगे ग्लूकोज में, 6ठे कार्बन पर लगाते हैं, तो स्ट्रक्चर बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
ये रहा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखो छठे कार्बन पर आपको बेटा फॉस्फेट दिख रहा होगा। स्टेप 2 क्या होता है? आइसोमराइजेशन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को, ग्लूकोज को आइसोमर में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, राइट। तो ये दूसरा स्टेप होता है। तीसरा स्टेप होता है, अभी तक हमें एनर्जी मिली नहीं है, अभी तो हमने एनर्जी दी है स्टार्टिंग में, एटीपी हमने यूज किया है। स्टेप 3, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट हम करते हैं फ्रक्टोज 1,6 से बाय फॉस्फेट में। ग्लूकोज को ऐसे जाना पड़ता है, फ्रक्टोज अगर हमारे पाथवे में आया होता तो वो सीधा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेता। ये जो इनिशियल स्टेप है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाला, ये वो स्किप कर जाता है। अब फिर से 1,6 बाय फॉस्फेट आ गया भाई, इसमें सिर्फ छठे कार्बन पर फॉस्फेट है, इसमें फर्स्ट और छठे दोनों पर है, तो फिर से मेरे को सेल के अंदर से एटीपी से क्या बना पड़ेगा? एडीपी प्लस फॉस्फेट, और वो मेरे को इसको देना पड़ेगा। कन्वर्जन टू दिस सेकेंड एटीपी यहाँ यूटिलाइज हो जाता है। तो 3 स्टेप हो गई बेटा, फॉस्फोराइलेशन, आइसोमराइजेशन एंड कन्वर्जन। अब देखो अगला स्टेप क्या होता है, जो फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बना होता है हमारा, वो 2 पार्टिकल्स में स्प्लिट कर जाता है। कौन से 2 में भाई? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसे एनसीईआरटी में PgAl लिखा जाता है, उसमें ये स्प्लिट कर जाता है। ये DHAP और PgAl आपस में इंटरकन्वर्जिबल होते हैं, राइट। और PgAl जो होता है बेटा वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें? 1,3 बाइफिस फॉस्फोग्लिसरेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया इसको हम एनसीईआरटी में कई बार लिख देते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इसके पास तो एक ही फॉस्फेट है थर्ड कार्बन पे, लेकिन प्रोडक्ट में फर्स्ट और थर्ड दोनों कार्बन पे क्या है? फॉस्फेट है। तो ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा बेटा? बस इस बार इतना अंतर है, फिर से हम इस बार जो फॉस्फेट होगा वो हम एटीपी से नहीं लेंगे, वो हम साइटोप्लाज्म से वैसे ही ले लेते हैं, यहां से ये ले लिया और इसके फर्स्ट कार्बन पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के फर्स्ट कार्बन पे लगा दिया और अब इसका नाम हो गया 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। फिर एनसीईआरटी समझाती है कि ये तो ये काम हो गया। एक और चीज दिख रही है यहाँ पे कि NAD+ जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया है। तो ये कैसे कन्वर्ट हो गया भाई? तो वो लोग बोलते हैं, देखो बहुत सिंपल सी बात है कि जो PgAl होता है हमारा, जिसका ये रहा नाम देखो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, PgAl वाले पार्ट में से हम लोग यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 हाइड्रोजन एटम निकाल लेते हैं, प्रोटॉन निकाल लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन का क्या मतलब है? बेसिकली मतलब है 2 हाइड्रोजन एटम्स। हमारे सेल्स के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन अकेला ट्रैवल नहीं करता। अगर इलेक्ट्रॉन अकेला ट्रैवल करेगा तो पिछले वाले मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चीज़ों को न्यूट्रल रखने के लिए इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने बड़ी प्रोटॉन के साथ मूव करता है। इसमें जहाँ कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा या प्रोटॉन निकल रहा होगा, हम हाइड्रोजन एटम ही लिख देते हैं सीधा सीधा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम को बनाता है। उसे रिडॉक्स इक्विवेलेंट भी कह देते हैं, क्योंकि रिडॉक्स के हिसाब से उसने इक्विवेलेंट का काम कर दिया। वहाँ पे बराबरी पहले जैसा ही चार्ज रहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक प्रोटॉन निकला है पिछली जगह से। तो जब ये दोनों निकलते हैं बेटा, तो वो प्रोटॉन्स जो यहाँ से निकले थे या जो इलेक्ट्रॉन्स PgAl में से निकले थे, यानी फर्स्ट पोजीशन से निकले थे, वो मिलते किसके हैं? वो इस सेकंड पोजीशन वाले NAD+ को मिलते हैं और उसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? NADH+H+। उस प्रोटॉन को लेकर, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ये ऐसा कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि इंटरेस्टिंग हाई लेवल क्लासेस में बताया जाता है कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन निकलते तो हैं, बट NAD+ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन लेता है, क्योंकि एक प्लस चार्ज तो उसके पास पहले ही है। जो दूसरा प्लस चार्ज रह जाता है दूसरे प्रोटॉन वाला, उसको साइटोप्लाज्म में हम छोड़ देते हैं आराम से बाद के यूज के लिए कभी। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है भाई। DHAP हो गया, PgAl हो गया देखो हमारे पास। उसके बाद हमने कन्वर्जन्स देख ली इसकी कि कैसे कैसे ये कन्वर्जन्स बेटा होंगी। PgAl से 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स होंगे जो कि NAD+ को मिल जाएंगे, जिससे कि NADH+H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये एक फॉस्फेट जब, और ये जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं या मूव करते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, हम जानते हैं। केमियोस्मेटिक में भी हो रही थी वो। जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस एनर्जी के कारण हम एक फॉस्फेट उठा लाते हैं साइटोप्लाज्म में से और उसको भी इस PgAl पे जोड़ देते हैं। तो इस PgAl के पास जो कि हमारा ये है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, पहले तो एक ही फॉस्फेट था जो कि थर्ड कार्बन पे था।
अब एक फॉस्फेट आप साइटोप्लाज्म से उठा लाए तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट स्ट्रक्चर बन जाता है। अब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के पास बेटे ध्यान से देखोगे तो 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। कितने फॉस्फेट ग्रुप्स हैं? 2। तो देखो क्या होगा फिर, है ना, ये देखो लिखा ही हुआ है, बाकी बातें तो उसने बेटा 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स यानी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन रिमूव होते हैं, Na+ को ट्रांसफर होते हैं और ये स्ट्रक्चर बन जाता है। स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, द पे ऑफ स्टेज। अब हमें पैसे मिलने शुरू होंगे। कैसे? कि भाई इसके पास 2 फॉस्फेट हैं, साइटोप्लाज्म में बहुत सारा एडीपी पड़ा हुआ है, मैं इसमें से एक फॉस्फेट निकाल के किसको दे दूंगा? एडीपी को। तो क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। और अब देखो यहाँ 1,3 था, यहाँ फिर से कितना रह गया? बस 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी एक फॉस्फेट में डोनेट कर चुका हूं ऊपर। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाएगा बेटा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड। देखो यहाँ फॉस्फेट था, ये फॉस्फेट गायब होगा। कहाँ गायब हो गया? ये फॉस्फेट बेटा इस एडीपी को मिल गया, इसलिए वहां पर एटीपी बन गया है, तो पायरुविक एसिड बन गया। तो ऐसे पाथवेज चलते हैं। मेरे को एटीपी शुरू में मैंने फर्स्ट और थर्ड स्टेप पे यूटिलाइज कर लिए थे बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट और थर्ड स्टेप पे एटीपी यूज हो गए थे, और यहां पर इस वाले स्टेप पर एटीपी बना है और इस वाले स्टेप पर भी एटीपी बना हुआ होता है। 2 जगह बना है, 2 जगह यूज हुआ है। लेकिन अंतर क्या है बेटा? अंतर यह है कि जहां बना था वहां पे सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पे गेम चल रहा था, यानी यहां पे टोटल 2 एटीपी कंज्यूम हुए थे। लेकिन जब टूटा है बेटा, जब एटीपी यूज हुआ है ना, कंज्यूम हुए थे, और जब बना रहे हैं तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से बना रहे हैं, जो कि कितने कार्बन का स्ट्रक्चर है बेटा? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 3 कार्बन का है। देखो 1,3 लिखा हुआ है ना, 3 कार्बन का। तो अगर 6 कार्बन के ग्लूकोज को तोड़ते हुए लाए हो तो इसके मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? तो कहा जाता है इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तभी रिएक्शन बैलेंस होगी, है ना। 6 कार्बन इज इक्वल टू 2 × 3 कार्बन। तो यानी इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा अगर, तो यानी ये वाला स्टेप कितनी बार होगा? 2 बार। ये वाला स्टेप भी कितनी बार होगा? 2 बार। इसलिए यहां पर इस पे भी 2 एटीपी हो जाएंगे, 2 बार होगा तो ये, और ये भी 2, तो टोटल 4 बनेंगे और 2 मेरे यूज हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नेट गेन 2 एटीपी का हो गया। एक NADH जो है वो बीच में रह ही गया, वो डायरेक्टली ऐसे एटीपी वेटीपी बनाता नहीं है, वो जाकर बनाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, एनर्जी देगा उसको इनडायरेक्टली, उस एनर्जी से हाइड्रोजन आयंस पंप होंगे, वो हाइड्रोजन आयन जब अंदर जाएंगे तब एटीपी बनेगी। रिजल्टेंट कहते हैं कि NADH से 3 एटीपी बनाए जा सकते हैं इस तरीके से, राइट। और ये जो हो रहा है कि सबस्ट्रेट ने ही अपनी तरफ से, इस सबस्ट्रेट ने एक फॉस्फेट निकाल के दे दिया, इस सबस्ट्रेट ने एक फॉस्फेट निकाल के दे दिया, और एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा जुड़ के एटीपी बन गया। इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ये जो हो रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये 2 जगह यहाँ पर होता है और एक जगह ये होगा क्रैब साइकिल में। कहाँ पर होगा बेटा? एक जगह ये क्रैब साइकिल में भी आपको यही चीज दिखाई देगी। तो देखो फर्स्ट एटीपी सिंथेसिस कहां पर हो गया? BPGA कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एनर्जी ट्रैप्ड, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। सेकंड एटीपी फॉस्फोनिल पायरुवेट टू पायरुविक एसिड, अनदर एटीपी सिंथेसाइज्ड। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का एक मेन प्रोडक्ट होता है, इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। कितने बनेंगे बेटा? 2। What happens to pyruvic acid? 3 अलग अलग रास्ते हैं बेटा पायरुविक एसिड के पास। अगर ये यहाँ पर पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है तो इसके पास 3 रास्ते हैं। अगर तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, यानी कि ग्लूकोज होगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला जाएगा और पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा इसका। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर 3 चीजें होंगी। पायरुवेट बनता कैसे वो ये दिखाया गया है कि इस प्रोसेस से बनता है, ग्लाइकोलाइसिस से बनता है। ये टर्म अभी आपके काम का नहीं है, इसको छोड़ देना, इस चैप्टर में काम का नहीं है। फिर अगर हमारी ह्यूमन बॉडी मसल सेल्स में बन रहा होगा तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टेट में। कौन सा एंजाइम होता है बेटा? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और अगर ईस्ट वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, वहां पर भी एंजाइम होता है हमारा एसिटिल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज वगैरह। तो ये इसके 3 फेट्स होते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या हमें कहाँ एनारोबिक कंडीशन है या एरोबिक है तो कैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इथेनॉल वाली, और एक एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन प्रोकैरियोट्स में होती है जनरली और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी होती है। फर्मेंटेशन शब्द का मतलब ही होता है बेटा टू बॉयल। फर्मेंटेरे इनिशियली देखा गया था कि जब हम क्रश करते हैं ग्रेप्स को, बहुत सारे क्रश्ड ग्रेप्स को देखा गया था, वो बबल्स बन रहे थे। तो CO2 के बबल्स से बाद में पता चला कि क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ईस्ट शायद वहां पर डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा था, या CO2 को रिलीज करवा रहा था। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है इसके अंदर बेटा, है ना, अंडर एनरोबिक कंडीशंस। पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है CO2 और इथेनॉल में। दो एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, है ना, जो इसको कन्वर्ट कर देता है एसिटल्डिहाइड में, एसिटल्डिहाइड में, और फिर एसिटल्डिहाइड पे लगता है ये, तो ये हो जाता है इथेनॉल प्लस CO2। ऐसा रिएक्शन रहता है यहाँ पे, इथेनॉल प्लस CO2। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? इस रिएक्शन को जब हम करते हैं तो एनसीईआरटी में एक चीज दिखाई जाती है हमें बेटा, ये देखो यहाँ दिखाई भी गई है कि अगर पायरुविक एसिड इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ एक रिएक्शन दिखाई जाती है। अभी जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे थे तो आप पढ़ रहे थे कि NAD प्लस से NADH बना है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। NADH जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस में, बिल्कुल रिवर्स, ताकि NAD प्लस खाली रहे। NAD प्लस ही वो बस है जो पैसेंजर्स को या ग्लूकोज को लेकर जाती है। तो अगर एरोबिक होता तो NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता किसको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, माइटोकॉन्ड्रिया को, और फिर वो खाली हो जाता वापस NAD प्लस में। अभी देखो जब NAD प्लस ने इलेक्ट्रॉन्स लिए PgAl से, कहाँ से लिए? PgAl से लिए, जो हम यहाँ पे समझा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो अब NAD प्लस क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। लेकिन कल को जब ये NADH प्लस अपने इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न कर देगा किसको? या तो देखो ऐसे वाला एनारोबिक होगा तो रिटर्न किसको करेगा बेटा? ये अगर ये एनारोबिक होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो रिटर्न कर देगा पायरुविक एसिड या पायरुवेट को, तो ये फिर से रीऑक्सीडाइज हो जाएगा। और अगर एरोबिक होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ताकि ये NAD प्लस जो है वो बन पाए। ये फ्रेश NAD प्लस होने चाहिए, तभी ग्लाइकोलाइसिस की नेक्स्ट साइकिल हो सकती है। तो ये उसने हमें यहाँ पर समझाया होता है। सेम तरीके से बेटा फर्मेंटेशन होती है लैक्टिक एसिड की भी। कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड को, कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं बेटा? पायरुविक एसिड से। एनिमल्स में होता है जब ऑक्सीजन एडिक्वेट होता है तब। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज यहाँ पे एंजाइम होता है, क्योंकि NADH ने जो बनते वक्त अपने लिए हाइड्रोजन आयंस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिए थे PgAl से, अब वो उनको छोड़ रहा होगा वापस, तभी वो रीऑक्सीडाइज हो पाएगा, क्योंकि प्रोटॉन का गेन या इलेक्ट्रॉन का गेन तो रिडक्शन होता है। तो इस टाइम जब NADH सामने वाले को दे रहा होगा, लेने की सिचुएशन में नहीं है, तो NADH को कहते हैं कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने सामने वाले को रिड्यूस कर देना है जिस किसी को भी इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देकर अपने आप को क्या कर लेता है? रीऑक्सीडाइज कर लेता है इनटू NAD+। और इस प्रोसेस में पायरुविक एसिड को जब यहाँ से NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा इसको, या प्रोटॉन एटम्स देने की कोशिश करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में। ये आपके मसल सेल का डायग्राम समझाया गया है कि पायरुविक एसिड कैसे NAD प्लस या एनर्जी की तरफ जाता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं। NADH प्लस H प्लस जो है उसको NAD प्लस में हम इसमें वापस रिकन्वर्ट करते हैं। फर्मेंटेशन से हमें कोई एनर्जी लेने का मतलब नहीं बनता है, हमारा टारगेट बस ये होता है कि हम फ्रेश NAD प्लस वापस ला पाएँ। वो जो ब्लॉक हो गई है बस जो है वो भर गई है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, खाली नहीं करूंगा तो नेक्स्ट साइकिल में नेक्स्ट पैसेंजर को बस लेने जाएगी कैसे? उसके लिए हम इस प्रोसेस को बेटा करते हैं। ड्रॉबैक्स, कोई फायदा होता नहीं है फर्मेंटेशन का। टोटल जितनी एनर्जी हो सकती थी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास, जो करीब करीब 680 किलो कैलोरीज कहते हैं, उसमें से 7% से भी कम एनर्जी हमें मिलती है जब हम फर्मेंटेशन के थ्रू जाते हैं, अराउंड 2% ही मिलती है इनफैक्ट। एसिड जो बन रहा है, ईस्ट मान लो इस प्रोसेस को कर रहा है, तो कल को वो अल्कोहल जो है वो ईस्ट एक कंसंट्रेशन से ज़्यादा होने के बाद उस ईस्ट के लिए भी पॉइजनस हो जाता है। इसलिए नेचुरल फर्मेंटेशन में कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं 13 से 15% से ज़्यादा नहीं देखी जाती है। ये भी एक क्वेश्चन NCERT में पूछा जाता है।
ईस्ट पॉइजनिंग, देखो अल्कोहल कंसंट्रेशन बढ़ने पर ईस्ट की डेथ हो जाएगी। क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नेचुरल फर्मेंटेशन? 13 से 15। तो फिर हम कमर्शियली तो हम देखते हैं 100% प्योर अल्कोहल भी मिल जाती है, वो कैसे मिलती है? तो बहुत सिंपल सा आंसर होता है उस केस में कि भाई अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है वाटर से, तो हम बॉईल करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को या उस पर्टिकुलर सूप को जहाँ पे ये अल्कोहल बन रहा था या ब्रॉथ को, तो अल्कोहल जल्दी उड़ जाती है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो वो जो उड़ती है अल्कोहल उसको हम कंडेंस करते हैं प्योर अल्कोहल 100% बनाने के लिए, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है बेटा, कम। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन। अब बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। अगर मान लो दो फेट थे पायरुवेट के, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, तीसरा होता है अगर ऑक्सीजन हो तो क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें लास्ट में निकलेगा बेटा CO2 और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, और ATP बनेंगे बहुत सारे भर भर के। मैट्रिक्स में होगी क्रैब साइकिल, जो इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट साइकिल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम और अपना DNA होता है, ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये टुवर्ड्स द मैट्रिक्स अरेंजमेंट होती है, इसे क्रिस्टाई कहते हैं। आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है। CO2 वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिजम्स। इसके लिए एक ही चीज जरूरी है, दैट इज कि आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई बेटा कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। क्रूशियल इवेंट्स जो होते हैं उसमें, तो पहले तो पायरुवेट को भेजना पड़ेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि पायरुवेट जो है वो बना तो साइटोप्लाज्म में है। तो पायरुवेट बड़ा मॉलिक्यूल होता है, वो खुद एंटर कर नहीं पाता, तो पायरुवेट को हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर कोएंजाइम A के साथ। वो इसको अंदर ट्रैवल करवाता है। कहाँ ट्रैवल कराता है? अंदर। और जैसे ही पायरुवेट अंदर पहुंचता है बेटा, अंदर पहुंच के ये कोएंजाइम A को रिलीज कर देता है, और वो जो कोएंजाइम A यहाँ पर अब रिलीज हो जाएगा, थोड़ा सा आगे जाते ही ना कोएंजाइम A रिलीज हो जाएगा। ये रिलीज्ड कोएंजाइम A वापस बाहर आता है ताकि नेक्स्ट पायरुवेट मॉलिक्यूल को हम क्या कर सकें? पकड़ सकें, इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें। अब देखो फिलहाल तो हालांकि उसने ये बात आपको दिखा नहीं रखी है, बस मैंने यहीं पर आपको आइडिया दे दिया कि ऐसा होगा। तो साइटोप्लाज्म से पायरुवेट आ गया भाई। पायरुवेट जो है उस जब इस प्रोसेस के थ्रू जाएगा तो इसमें हमें एक तो ये मिलेगा NADH और FADH2, और मिलेगा CO2 के मॉलिक्यूल 3 है। 3 कार्बन का ही बचा है पायरुविक एसिड, तीनों हम हटा देंगे डिकार्बोक्सिलेशन। और इसमें देखो ये जो दिख रहा है, ये NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा किसको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन को। किसको देगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को। देखो ये इनर मेम्ब्रेन है ना बेटा, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन इस इनर मेम्ब्रेन पे ट्रैवल करेंगे वया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और फाइनली ऑक्सीजन को मिलेंगे। ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और अंदर से लेगा हाइड्रोजन आयंस। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेकर बना देगा क्या? वाटर। इन इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल जो स्टेप है एक्सेप्टर, वो ऑक्सीजन होता है। NCERT जनरली ½ O2 दिखाती है ताकि एक वाटर मॉलिक्यूल का बने, है ना। एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए तो कोई सिंगल ऑक्सीजन चाहिए, अगर O2 दिखाएंगे तो यहाँ पर 2H2 लिखना पड़ेगा। और जब ऐसा होता है बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे ट्रैवल करते हैं, तो अंदर जो है मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन का बहुत बड़ा सी होता है, पूल होता है। तो उस चक्कर में क्या हो जाता है, उस चक्कर में ये हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, उस रिलीज्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके हम प्रोटॉन्स को यहां से यहां पंप कर देते हैं इन बिटवीन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। वहां वो सारे प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और जब लास्ट स्टेप होता है तो वो प्रोटॉन्स वापस आने की कोशिश करते हैं, और जब वो प्रोटॉन्स वापस आने की कोशिश करते हैं अंदर की तरफ, तब हमारा क्या बनता है? ATP बनता है, क्योंकि फिर हमारी मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन पर ही CF0 CF1 पार्टिकल्स होते हैं, जो कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में भी थे बेटा, बिल्कुल सेम ही होते हैं। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट दिखा दिया, क्योंकि 3 कार्बन बचे थे, ग्लाइकोलाइसिस में तो इनकम्प्लीट थी, यहाँ पे तीनों उड़ गए। ऑल हाइड्रोजन आइटम्स एंड 3 मॉलिक्यूल्स का स्टेप वाइज रिमूवल होता है। जो हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो वो किसको मिल रहे हैं बेटा? तो वही पुराना कॉन्सेप्ट है कि NAD+ होगा यहाँ पर भी, जैसे उसको हाइड्रोजन मिलेगा वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा या H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। CO2 रिलीज हो जाएगा बाहर के लिए, और जब वो NAD+ से NADH बनता है, तो हमने अभी समझा था कि क्या होता है ऐसा बनता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स आते हैं इसके पास। तो देखो इसको मिल तो गए, लेकिन ये बना तो मैट्रिक्स में है,
जब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास जाएगा तो ये उसे रिलीज कर देगा, क्योंकि इसे वापस NAD+ में आना है ताकि साइकिल चलती रहे। जब वो रिलीज करेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में पड़े रहेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम इन्हीं प्रोटॉन्स को जो इसने रिलीज करे हैं NADH ने यहाँ पर, उसको इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में भेज देते हैं। ये हमारा मैकेनिज्म बेटा चलता रहता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ATP सिंथेसिस। इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम पास टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और उसी से लास्ट में क्या बनता है, ATP सिंथेसिस होती है बेटा। ये हमें एकदम हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए प्रोसेस। लोकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी स्टेप। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट द फिजिकल सेपरेशन ऑफ द प्रोसेस। इवेंट 1 मैट्रिक्स में होता है क्रेब्स साइकिल का, बिल्कुल ठीक है। इवेंट 2 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, जो मैंने देखा कि NADH जाएगा मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास, उसे अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से जो प्रोटॉन्स थे उसके पास, उन्हें पंप करा जाएगा टू द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। तो 2 इवेंट होते हैं बेटा अलग अलग, एक मैट्रिक्स में होता है और दूसरा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है, राइट। और जब वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को तो वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जिसको देगा वो रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड हम बोलते हैं हमारे लिए ATP बनाने का होता है, जबकि प्लांट के अंदर होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन, वो सीधा लाइट पार्टिकल्स का इस्तेमाल करता है एनर्जी को बनाने के लिए। ये पूरा वही पुराना डायग्राम है बेटा, देखो क्रेब्स साइकिल यहाँ हो रहा है ना, और ETS यहाँ मेम्ब्रेन पर होगा बिल्कुल, तो उसको बोलेंगे ये मैट्रिक्स है कि वो दूसरी जगह पर होता है। ये देखो ये ATP सिंथेज वगैरह यहीं पर होता है। पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम A, पहला काम जो होता है बेटा वो होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का, कि पायरुवेट जो है भाई उसको हम एसिटाइल कोए A में कन्वर्ट करते हैं और CO2 को रिलीज कर देते हैं। तो अगर ये 3 कार्बन का था और CO2 रिलीज हो गए तो ये कितने का बच गया, 2 कार्बन का। और इसको ले जाने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था कि कौन सा मॉलिक्यूल होता है हमारे पास, कोएंजाइम A, वरना ये अंदर एंटर नहीं कर सकता। ये पायरुवेट कहाँ है इस टाइम, साइटोप्लाज्म में है, और एसिटाइल कोए जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए। तो पायरुवेट को अंदर ले जाने का काम किसका था पहले, कोएंजाइम A का। जब ये कोएंजाइम इसे अंदर ले गया उसके बाद का रिएक्शन ये उसने दिखाया है आपको, डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। देखो हाइड्रोजन तो रिमूव हो ही रहा है, यानी NAD+ NADH में जा ही रहा है। कल को यही NADH जब वापस NAD+ में इसको आना होगा तो ये क्या करेगा बेटा, जब इसको वापस आना, देखो इधर NAD+ था, इसको वापस आना होगा तो NAD+ से जब ये यहाँ गया होगा तो मुझे पता है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और 2 प्रोटॉन। तो जब वापस आ रहा होगा तो ये NADH अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दे देगा, किसको, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, इसको दे देगा यहाँ पर, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रैवल करेंगे। उसकी जो एनर्जी बनेगी ट्रैवलिंग के कारण, जो एनर्जी रिलीज होगी उससे आप जो प्रोटॉन्स हैं उनको पंप कर दोगे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। कल को जब उन्हें वापस लाओगे तो उससे आप बना लोगे एनर्जी बेटा। तो एक तो ये स्टेप हो गया, 3 कार्बन से आप 2 पर आ गए। इसमें क्या क्या चाहिए मुझे, तो भाई पायरुवेट चाहिए, कोएंजाइम A चाहिए और NAD चाहिए। कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। कोफैक्टर कौन सा है यहाँ पर, मैग्नीशियम है। 2 molecules of NADH are produced from 2 molecules of pyruvic acid। भाई ये तो सिंगल स्टेप दिखाया गया है, बट मेरे को बताया था ग्लाइकोलाइसिस में कि 6 कार्बन से 3 कार्बन क्या, एक नहीं, कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 बनते हैं। तो ये स्टेप 2 बार होगा, तो यहाँ पर कितने NADH प्रोड्यूस होंगे, 2 NADH प्रोड्यूस्ड होंगे। इनिशिएशन ऑफ TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक। ट्राइकार्बोक्सिलिक क्यों कह देते हैं भाई इसको, क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट बनता है बेटा सिट्रिक एसिड, इस सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, आफ्टर द साइंटिस्ट ऑब्वियसली। तो पहला जो स्टेप है कि जो एसिटाइल कोए बनाया है आपने पहली बार, उस एसिटाइल कोए को हम कंडेंस करते हैं। ये एसिटाइल कोए है ना, और कोएंजाइम ये ऑक्सोएसिटिक एसिड है, दोनों रिएक्ट करते हैं सिट्रेट सिंथेस की प्रेजेंस में और प्रोडक्ट बनाते हैं सिट्रिक एसिड। जैसे ये प्रोडक्ट बन जाता है, यहाँ से कोएंजाइम A जो होता है वो वापस निकल जाता है बैक टू द साइटोप्लाज्म, ताकि अगले पायरुवेट को एंट्री दिला सकें बेटे। मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम A इज रिलीज्ड। स्टेप 2 वही आइसोमेराइजेशन जैसे ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे हो रहा था, सिट्रेट कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में। किसमें कन्वर्ट होता है, आइसो
सिट्रेट में बेटा। अब 2 कार्बन रह गया है, ये 2 कार्बन था, ये 4 था, ये C4 का फर्स्ट प्रोडक्ट भी होता है, तो टोटल ये कितने कार्बन का हो जाएगा, 6 का। अब देखो, फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। भाई एक कार्बन तो हमने कहाँ रिमूव कर दिया, इसका 3 कार्बन थे ना पायरुवेट में, तो कहते हैं एक कार्बन तो देखो यही रिमूव कर दिया था, ये रहा पायरुवेट से जब एस्टाइल को ये बनाया था। 2 और बचे थे, वो 2 सक्सेसिव स्टेप्स में मैं खत्म कर देता हूँ, राइट। कैसे, तो मैं भाई सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनाता हूँ और आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट करता हूँ यहाँ, और इसमें भी एक CO2 बाहर कर देता हूँ और एक NAD+ को NADH में कन्वर्ट कर देता हूँ। प्रोसेस वही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे तो NADH, और ये डोनेट करेगा तो NAD+ वापस बन जाएगा। कार्बन नंबर 6, 5, 4। भाई सिट्रिक एसिड का कार्बन नंबर कितना था, 6 था ना, जो प्रोडक्ट बना था हमारा अभी, इसका तो 6 ही था। अब इसमें से मैंने 2 स्टेप पे कर दिया, एक ये कर दिया और फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट को कन्वर्ट कर दिया सक्सेनाइल कोए में। किसको कन्वर्ट कर दिया, अल्फा कीटोग्लूटरेट को। देखो ये 5 कार्बन और ये 5 कार्बन सेम ही स्ट्रक्चर है, तो अगर 6 था ये, तो ये 5 और 4 हो गए। इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि 4 का तो ऑक्सोलोएसिटिक एसिड है जो मुझे रीजनरेट करना होता है। क्या करना होता है बेटा, 4 का तो ऑक्सोलोएसिटिक एसिड है जो मुझे रीजनरेट करना है। पायरुविक एसिड के पास तो 3 ही कार्बन डाइऑक्साइड थे, एक मैंने यहां निकाल लिया और 2 मैंने अब यहां निकाल लिए, तो उसका कोटा तो पूरा हो चुका है, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो चुका है। ये हमें पता होना चाहिए। और ऑक्सीडेशन होएगी अब इसके बाद सक्सेनाइल को होएगी, यानी कि इससे प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कि ये फाइनली ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सोलोएसिटिक एसिड में वापस कन्वर्ट हो जाता है बेटा। तो फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हो गया, सक्सेनाइल कोए की बात हो गई। द कार्बन नंबर जो है बेटा वो ड्रॉप होता हुआ हमें दिख रहा है ना। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो यहां पर भी एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है इस प्रोसेस के अंदर भी। ये जो आपने भी सक्सेनाइल को ए बनाया बेटा, किससे, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से। जब ये कल को कन्वर्ट होता है इनटू सक्सेनिक एसिड, तो वहां एक मॉलिक्यूल बनता है GTP का। क्या बनता है, GTP। कैसे, तो जब ये मॉलिक्यूल कन्वर्जन हो रही होती है तो वहां पर एक बॉन्ड टूटता है थायोएस्टर, उस बॉन्ड से एनर्जी रिलीज होती है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम फॉस्फेट उठाते हैं और उसे जोड़ देते हैं GDP के साथ, और क्या बना लेते हैं, GTP। क्या बना देते हैं, GTP। लेकिन ये GTP अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहता नहीं है। GTP फटाफट जाता है और सीधा सीधा सा काम करता है कि ADP के पास पहुंच जाता है और ADP को बोलता है भाई मेरा फॉस्फेट जो मेरे को एक्स्ट्रा मिला है तुम ले लो। उसको दे देगा तो ATP में ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा और ये वापस किस में आ जाएगा, GDP में। रीजनरेट कर लिया इसने खुद को, क्योंकि करेंसी हमारी बॉडी में ATP वाली ही चलती है बेटा। तो इसलिए ये वाला प्रोसेस हमें यहाँ पर नजर आता है। कुछ फर्क नहीं है ATP और GTP में, बस एक वक्त नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है तो दूसरी वक्त नाइट्रोजनस बेस ग्वानिन है, इतना ही अंतर बेटा होता है। तो ये कन्वर्जन हमें दिखती है बेटा। फिर वो धीरे धीरे सक्सेनिक एसिड यहाँ लिखा है, NCERT में सक्सेनिक एसिड का स्टेप लिखा नहीं होता, तो वो कई बार सक्सेनिक एसिड की जगह ये वाला टर्म लिखे होते हैं, सक्सेनाइल कोए ऑक्सीडाइज होगा, फ्यूमरेट बनेगा, मैलेट बनेगा और लास्ट में फिर से यही स्टेप बेटा बन जाता है। तो कैसे स्टेप बनते हैं, कहां कहां CO2 VO2 रिलीज होता है, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। फिर रिडक्शन ऑफ कोएंजाइम्स इन TCA। तो भाई कोएंजाइम रिडक्शन मतलब 3 जगह पर NAD+ NADH में कन्वर्ट होता है। वैसे तो हमने देख लिया है बेटा कि कौन सी 3 जगह पे कन्वर्ट होगा। देखो एक तो यहाँ NADH आपको दिख ही रहा है बेटा कन्वर्ट होता हुआ, एक आपको यहाँ भी कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा होगा। तो इन्हीं NADH की वो अभी आपसे 1 by 1 बात करेगा कि कहाँ, 2 तो आपको दिख ही चुके हैं जिसमें से पहले ही, कहाँ कहाँ कन्वर्जन्स होती हैं। तो 3 पॉइंट्स पे कन्वर्जन होती है बेटा NAD+ से NADH के अंदर हमारी, ऐसे होना चाहिए एरो, 3 पॉइंट्स पर। किसके लिए, एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल के लिए। पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 2। तो टोटल कन्वर्जन्स कितनी हो जाएंगी, ये टोटल NADH कितने बन जाएंगे, 6। एक मॉलिक्यूल के लिए 3, 2 के लिए 6। एक अपना लिंकर स्टेप पे बना था वो भी 2 बार बनता है,
एस्टाइल कोए वाला तो 2, टोटल कितने NADH हो गए 8। 2 हमारे बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, जब PGAL जो होता है वो BPGA में कन्वर्ट होता है, वो भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो 2 बार बनता है वो भी। तो टोटल 10 NADH हमारे सिंथेसाइज होते हैं पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। 10 NADH का मतलब होता है 3 ATP अगर एक से बनते हैं तो सीधा सीधा 30 ATP तो यहीं बन गए। ये ध्यान रखिएगा, आगे आपके काम आएगी ये बात। एक पॉइंट ऐसा भी होता है बेटा, जो अभी हम लास्ट में देख रहे थे, जब ये सक्सेनिक एसिड फ्यूमरेट की तरफ आता है तो वहां पर FADH2 बनता है। क्या बनता है बेटा? FADH2। देखो इसने यहाँ पे दिखा भी रखा है, FADH2 एक ही पॉइंट पर बनता है। ये भी 2 बार बनेगा क्योंकि साइकिल 2 बार होगी, एक पायरुविक एसिड के लिए 1 बार, दूसरे के लिए दूसरी बार, तो 2 FADH2 बनते हैं। और एक FADH2 से 2 ATP आते हैं तो टोटल 4 ATP यहां से आ जाती हैं। कितनी आ जाती हैं बेटा? 4 ATP यहां से आ जाती हैं। और ये तो GTP वाला स्टेप है, 2 ATP आपको ये देके जाएगा, और 2 ATP का नेट गेन ग्लाइकोलाइसिस से भी था, तो टोटल हो जाती हैं 38। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है बेटा कि टोटल कितनी होंगी, टोटल होंगी 38। There is one point where FAD plus is reduced, तो वो मैंने बता दिया आपको। reduced मतलब क्योंकि FAD plus जो है, जैसे NAD plus को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिले थे और NADH में कन्वर्ट हुआ था, ऐसे FAD plus को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे, FADH2 में कन्वर्ट होगा और इसे रिडक्शन बोला जाता है। समरी ऑफ क्रैब साइकिल्स, तो बार बार OA रीजनरेट होना चाहिए 4 कार्बन का, रीजनरेशन होनी चाहिए NAD प्लस और FAD प्लस की। कैसे होगी कि FADH2 और NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स जो उनको मिले हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को दे आएंगे और दोबारा रीऑक्सीडाइज हो जाएंगे और प्रोटॉन्स को साइटोप्लाज्म में छोड़ देंगे, जिनको हम पंप करेंगे जब इलेक्ट्रॉन मूव होगा उस एनर्जी से टू द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। ओवरऑल इक्वेशन क्या है? एक मॉलिक्यूल के लिए ऐसा है 4, तो 2 के लिए कितने होंगे बेटा? मैंने अभी समझाया था 8। एक के लिए 1 है तो 2 के लिए कितने होंगे? 2, है ना। और एक के लिए अगर ऐसा है तो 2 के, अच्छा इधर लिख देते हैं ना, बल्कि इधर और आसान हो जाएगा कि एक तो 4 NADH एक मॉलिक्यूल के लिए, तो 2 के लिए कितने हो जाएंगे? 8। एक के लिए 1 तो एक के लिए 2, एक के लिए 1 तो 2, है ना। तो यही हमने थोड़ी देर पहले भी लिखा था। और 2 NADH हमें कहाँ से मिलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस से 10 NADH यानी 30 ATP, ये 34, 2 36 और 2 ATP का नेट गेन वैसे ही ग्लाइकोलाइसिस से था, विच मेक्स इट टू 38 बेटा। अब अगला और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी, जो बच्चे को कई बार थोड़ा मुश्किल लगता है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कैसे करता है। देखो ध्यान से, NADH ने देखो अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, FADH भी, देखो सक्सिनेट वाली बात आ गई ना, यानी वही FADH जहां बनता है, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बेटा वो यहां पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करते रहेंगे, ट्रैवल करते रहेंगे। ये इजी के लिए 1 2 3 4 लिख दिया गया है। NCERT में 1 3 2 4 ऐसे लिखा जाता है कि 1 और 2 दोनों 3 को देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। आसान बनाने के लिए आपके लिए हमने ये दिखाया है। साइटोक्रोम C आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अगर ये इनर मेम्ब्रेन है तो इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे प्रेजेंट है साइटोक्रोम C। मेम्ब्रेन है तो बाइलिपिड लेयर दिख ही रही होगी। और लास्ट में कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाके ऑक्सीजन जो है वो वाटर हमें बनाकर देता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है ऑक्सीजन, प्रोटॉन मैट्रिक्स में से लेता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन एटम उसे पूरा मिल गया तो 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन वो खुद होता है तो H2O बना लेता है। जब H2O बनता है तो NCERT इसको हाफ O2 की तरह दिखाती है बेटा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात हो गई। जो एनर्जी स्टोर्ड है, इलेक्ट्रॉन्स तो एनर्जी कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन है तो किसी के पास, तो जो एनर्जी स्टोर्ड है NADH प्लस H प्लस में, कौन सी एनर्जी? जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसने लिए हैं NAD प्लस से, एंड NAD प्लस ने जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिए थे सबस्ट्रेट से, जिसके कारण वो इसमें कन्वर्ट हुआ था, एंड FADH2 दे आर ऑक्सीडाइज्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऑक्सीडाइज क्यों कह रहे हो? क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं तो ये तो ऑक्सीडाइज हो ही गए बेटा। इलेक्ट्रॉन आर पास्ड ऑन टू O2 और लास्ट में वाटर बनता है। कहां होता है ये? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, तो सबसे पहला होता है कॉम्प्लेक्स 1, उसको इलेक्ट्रॉन पकड़ने होते हैं किसके? वो इलेक्ट्रॉन पकड़ता है इस वाले के, ऑक्सीडाइज, और इसके इलेक्ट्रॉन अगर इसने पकड़ लिए तो भी ये तो वापस ऑक्सीडाइज हो गया इसमें। इन द मैट्रिक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन, जब यूबिक्विनोन इनको लेता है इलेक्ट्रॉन को तो ये रिड्यूस हो जाता है UQH2 में। UQH2 आगे पास कर देता है टू कॉम्प्लेक्स 3, सॉरी कॉम्प्लेक्स 2। ये देखो ये NCERT के अकॉर्डिंग दिखा दिया उसने।
कि 1 का भी यूबिक्विनोन के पास जा रहा है, और कॉम्प्लेक्स 2 जो है बेटा उसका भी FADH2 ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, इधर ही देता है, यूबिक्विनोन को। ये दोनों यूबिक्विनोन के मॉलिक्यूल को देने की कोशिश करते हैं और यूबिक्विनोल बना लेते हैं दोनों तरफ से, और इसको दे देते हैं, तो ये दोनों खुद, ये वाला भी और ये वाला भी, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अपने आप, है ना, और सामने वाला रिड्यूस। यानी इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बार बार होती रहती है। फिर कॉम्प्लेक्स 3 के पास चला जाता है UbQH2, तो जब इसके पास चला गया तो अब ये ऑक्सीडाइज हो गया भाई, इसने इलेक्ट्रॉन आगे दे दिए। जब जब इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, उस एनर्जी से आप क्या करोगे कि इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने ले लिए, पर NAD प्लस से NADH बनते वक्त सिर्फ इलेक्ट्रॉन थोड़ी मिले थे, प्रोटॉन भी मिले थे, क्योंकि हमने पढ़ा था हाइड्रोजन एटम के तौर पे हम ट्रैवल करते हैं। तो प्रोटॉन कहाँ रह गए, वो प्रोटॉन यहाँ मैट्रिक्स में ही रह जाते हैं अंदर, इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिए, प्रोटॉन यहाँ रह जाते हैं। और ये जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके इन प्रोटॉन्स को हम पंप करवा लेते हैं टू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, और फिर बाद में जब उन प्रोटॉन्स को अंदर लाना होता है उसी सारे हम एनर्जी बेटा बनाते हैं। तो ऑक्सीडाइज टू दिस ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे होगा। इलेक्ट्रॉन फिर आगे जा रहा है, जब भी आगे जा रहा है थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज कर रहा है, और हम प्रोटॉन को बाहर पंप करा रहे हैं उसी की मदद से। Small proteins on the outer surface of inner membrane is cytochrome C. मोबाइल कैरियर होता है कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में, ये 4 के पास साइटोक्रोम A होता है, साइटोक्रोम AA3 होता है, और 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं जो ऑक्सीजन को रेडी रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन आएगा और इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, और ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में, हाफ O2 कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। अगर लास्ट स्टेप इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर दे तो पिछले वाला, उससे पिछले वाला, पिछले वाला, ये रिएक्शन पीछे ब्लॉक होती चली जाती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन इस पूरे प्रोसेस में। ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स नंबर 5, तो देखो जब इसको मिलता है तो ये वाटर बना देता है। एक्ट एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन एटम कहना चाहता है वो यहाँ पे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर से आ रहा है वो प्रोटॉन मैट्रिक्स से उसको रिसीव करता है ये, और वाटर बनाता है। NADH जब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पर पहुंचता है, उससे वहां से लेकर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तक आया, उस दौरान उसने इतनी एनर्जी रिलीज कर दी होती है कि 10 प्रोटॉन आयंस को आप पंप कर चुके होते हो टू द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, और उससे जो टोटल उन प्रोटॉन आयंस को जब अंदर लाते हैं वापस वया CF0 CF1, तो कितनी ATP बन जाती हैं, 3। FADH2 से कितनी बन जाती हैं, 2। क्योंकि FADH2 बाद वाले स्टेप पे आता है, उससे टोटल 6 हाइड्रोजन आयन पंप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उनकी एनर्जी से, और इससे होते हैं 10। हालांकि मॉडर्न टेक्स्ट बुक्स लिखती हैं कि एक NADH से 2.5 ATP ही बनता है और एक FADH2 1.5 के आसपास की एनर्जी ही बनती है, बट आपके टेक्स्ट बुक में यही चल रहा है तो अपने को भी यही ध्यान बेटा रखना है। यानी वो सिंपल सी बात इतनी सी कह रहा है बेटा बस कि ये अगर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेंगे तो एनर्जी होएगी रिलीज, इस एनर्जी का इस्तेमाल करके आप यहाँ मैट्रिक्स में से प्रोटॉन को बाहर भेज देते हो। कितने प्रोटॉन बाहर भेजे, उससे बाहर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। जब कल को इन प्रोटॉन को वापस अंदर लाते हो CF0 CF1 के थ्रू, तब एनर्जी बनती है। तो अगर मैंने NADH के इलेक्ट्रॉन्स को देखा जो फर्स्ट स्टेप पे ही आ गए थे, तो लास्ट तक इतने प्रोटॉन्स बाहर चले जाते हैं कि जब उनको अंदर लाओगे तो 3 ATP बनेंगे, और FADH2 के केस में 2 बनेंगे बेटा। केमियो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म वही पुरानी बात है बेटा जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि देखो भाई इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में धीरे धीरे प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है पुल पंप के कारण, फिर जब इनको अंदर जाना होता है तो ये CF0 है, ये बाहर CF1 है, इनके थ्रू जाते हैं। जब ये यहाँ जाते हैं तो कुछ वाइब्रेशन या एनर्जी क्रिएट करते हैं जिसके कारण ADP जो है फॉस्फेट से अटैच हो जाता है और क्या बना लेता है, ATP। ऐसा कहा जाता है कि 4 हाइड्रोजन आयन अगर पंप होंगे तो 1 ATP बन जाएगा। तो 10 पंप हुए हैं तो 2.5, 6 पंप हुए हैं तो 1.5, इसलिए बनता है राइट। 4 प्रोटॉन आयन इज इक्वल टू 1, बट NCERT आज भी 3 ही लिखती है, 2.5 नहीं लिखती है। F1 हेड पीस है जो पेरिफेरल है, F0 अंदर होता है। ये वही केमियो ऑस्मोटिक वाला कॉन्सेप्ट है बेटा सारे का सारा, तो इसमें हमें कुछ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैट्रिक्स हमें यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है। कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, बहुत आसान है। अगर हमें केमियो ऑस्मोटिक बात पिछले चैप्टर की समझ में आ रखी होगी तो ये भी हमारे लिए बेटा कोई मुश्किल बात नहीं है समझना।
की एग्जाम पॉइंट बेटा, लिंक रिएक्शन हमने पढ़ लिया, फाइनल एक्सेप्टर हमने पढ़ लिया, ईटीएस हमने पढ़ लिया, कैसे इलेक्ट्रॉन पंप होने से एनर्जी मिलती है, क्रैब साइकिल पढ़ लिया, एटीपी रेशियोज पढ़ लिए। द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, टोटल कितनी बनती हैं, 38 बनती हैं। लिविंग सिस्टम जो रियलिटी होती है बेटा वो डायनेमिक होती है। हमें तो लगता है कि ग्लूकोज ऐसे टूटता टूटता चला, नहीं, लीनियर नहीं होता। कभी कभी उसके कार्बन स्केलेटन बाकी चीज़ों को सिंथेसाइज करने भी जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बेटा बताया था कि इधर उधर भी वो जाएंगे, है ना। ये इंटरमीडिएट जो बन रहे हैं, ये देखो दिख रहा है ना, कभी कभी फैट को बनाने जाएंगे, कभी वो इसको बनाने आएंगे, ये सब चलता रहता है। हमने जो एजम्पशंस ली हैं इस रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट 38 एटीपी को बताने के लिए, हमने कुछ एजम्पशंस मानी होती हैं कि पाथवे हमेशा क्या है, सीक्वेंशियल, लेफ्ट राइट नहीं जाएगा। एनएडीएच ट्रांसफर जो होता है हम ये मान के चलते हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस वाला एनएडीएच है भाई, देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला है, उसको तो मेम्ब्रेन पे पहुंचना आसान है, ग्लाइकोलाइसिस वाला एनएडीएच कैसे अंदर पहुंचेगा, ये हर बार पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए भी बताया जाता है हालांकि कि वो अपने आप को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, जैसे पायरवेट को ए की मदद से गया था, ऐसे वो भी किसी मॉलिक्यूल की मदद से एंटर करता है, या उस मॉलिक्यूल को अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे देता है, बोलता है तुम अंदर चले जाओ, मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा प्रोटॉन देके तुम्हें, तुम अंदर जाके एनएडी प्लस को मेरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे देना। तो एक ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा, है ना, की assumptions के अंदर। फिर नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट अमीनो एसिड या फैटी एसिड या प्रिकर्सर यूज नहीं हुआ है, तभी ऐसा हो सकता है। ग्लूकोज ही हम मान के चल रहे हैं कि रेस्पायर हुआ है, कोई फैट और प्रोटीन रेस्पायर नहीं हुआ है, जबकि जनरली ऐसा नहीं होता, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है तो हम फैट और प्रोटीन को भी रेस्पायर कर लेते हैं। तुम्हारी एजम्पशंस हैं सीक्वेंशियल पाथवे, एनएडीएच का इजी ट्रांसफर साइटोप्लाज्म या ग्लाइकोलाइसिस वाले एनएडीएच का टू द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हमने एजम्पशन करी है कि कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट किसी और जगह पे यूज नहीं होगा और सिर्फ ग्लूकोज को ही हम सबस्ट्रेट की तरह यूज कर रहे हैं। These assumptions are not valid in living systems, ये बात हमें पता होना चाहिए कि सारे पाथवेज जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को हम कहीं भी विड्रॉ कर सकते हैं जब भी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। फाइनल कंक्लूजन 38 एटीपी की बात ही मानी जाती है बेटा। फर्मेंटेशन वर्सेस एरोबिक रिएक्शन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है वहाँ कंप्लीट, यहाँ सिर्फ 2 मॉलिक्यूल का गेन होता है, यहाँ 38, यहाँ NADH का NAD में कन्वर्ट होना थोड़ा स्लो होता है और यहाँ थोड़ा फास्ट होता है। एम्फीबॉलिक पाथवे कि भाई जरूर ग्लूकोज की हमारे एक लाइन लिख जाते लास्ट में कि प्योर प्रोटीन या फैट को हमें कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते, रीजन कि अगर कोई प्रोटीन या फैट भी है उसे भी टूट के ग्लूकोज के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में आना पड़ता है, तभी हम उससे एनर्जी बनाते हैं। तो देखो कैसे, ग्लूकोज फेवरेट सबस्ट्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और ऐसी बाकी सबस्ट्रेट्स को भी हम ग्लूकोज नहीं तो किसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट करके लाते हैं, जैसे एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कर देंगे या ग्लिसरॉल फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे, तभी उनसे हम एनर्जी बना सकते हैं। देखो यही दिखाया गया है कि ग्लूकोज का एक रेस्पिरेटरी पाथवे है, अगर फैट को भी इसमें घुसना है तो इनको भी इसी रेस्पिरेटरी पाथवे का हिस्सा बनना पड़ेगा, प्रोटीन वाले अमीनो एसिड को भी इसी का हिस्सा बनना पड़ेगा, तभी चीजें हो पाएंगी। आगे देखो रेस्पिरेशन ऑफ फैट, अगर फैट की बात करते हैं तो फैटी एसिड्स जो होते हैं बेटा वो कैसे घुसते हैं, तो एसिटाइल को एक स्टेप पे घुस जाते हैं, आगे का फिर जो एटीपी बननी है उतनी बनी जाएंगी। ग्लिसरॉल जो होता है वो कैसे घुसता है, वो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PGAL में कन्वर्ट होता है, फिर आगे का पूरा सेम स्टेप चलते रहेंगे उसके साथ भी। तो देखो वही लिखा है, फैटी एसिड को एसिटाइल कोए में ले जाएंगे और ग्लिसरॉल को लेकर जाएंगे PGAL में, तभी उनसे एनर्जी बनेगी। प्रोटीन्स अगर हैं तो अमीनो एसिड्स हैं बेटा, अमीनो एसिड्स के पास भी यही मैकेनिज्म है, या तो वो पायरवेट बनाएंगे या एसिटाइल कोए बनाएंगे, है ना, और क्रैब साइकिल के अंदर एंट्री करेंगे किसी और स्टेप पर भी, या तो फिर, और उसी से एनर्जी स्टेप पे जाएंगे उसके आगे की एनर्जीज बन जाएंगी, पीछे वाले स्टेप्स तो कवर हो नहीं सकते हैं, इसलिए से एम्फीबॉलिक कहा जाता है। और कभी कभी इन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में घुसकर आप बना भी सकते हो, तो कभी कभी इन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से वापस अमीनो एसिड भी बन सकता है, जैसे पायरवेट से हो सकता है हम क्या बना ले, प्रोटीन, या एसिटाइल कोए से अमीनो एसिड बना ले, उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी, इसलिए इस प्रोसेस को एम्फीबॉलिक कहते हैं कि ये बायोडायरेक्शनल प्रोसेस बेटा है। तो ये बात होगी, देखो ये पूरा डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये आपस में चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं, कैसे चलती रहती हैं। फैट का एंटर होता है एसिटाइल कोए, देखो डायग्राम में, प्रोटीन का एंटर होते हैं पायरवेट एसिटाइल कोए या क्रैब साइकिल इंटरमीडिएट पे होते हैं, राइट। ब्रेकिंग डाउन वर्सेस सिंथेसिस, तो 2 प्रोसेस हो रहे हैं बेटा,
ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना और पायरुवेट को आगे ऑक्सीडाइज करना, ये क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। और अमीनो एसिड या प्रोटीन्स का बन जाना किससे, एसिटाइल कोए से, ये कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो ये कैटाबोलिक और एनाबॉलिक दोनों हमें बेटा समझ में आने चाहिए। वाई एम्फीबॉलिक, क्योंकि दोनों चीजें यूज हो रही हैं, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि जब भी कोई प्रोसेस हो रहा है तो कुछ O2 यूज हो रही है, कुछ CO2 इवॉल्व हो रही है, उनके रेशियो को हम रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ये मेरे स्कूल एग्जाम के पेपर में भी आया था, तो मुझे हमेशा ये अच्छे से याद रहता है। CO2 इवॉल्व हो गई, O2 कंज्यूम हो गई माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वैल्यू जैसे आपने देखा कि 6 O2 का हम इस्तेमाल करते हैं, 6 CO2 प्रोड्यूस करते हैं, तो वैल्यू आएगी 1। फैट्स के लिए हम देखते हैं तो देखो एक रिएक्शन दिखाई जाती है एनसीईआरटी में ट्राइपैल्मेटिन की, 145 O2 है, 102 CO2, तो 102 by 145 वैल्यू आएगी 1 से कम बेटा। ये रिएक्शन एक आधी बार नीट एग्जाम में पूछी गई है। प्रोटीन्स एंड कंक्लूजन, तो प्रोटीन के लिए देखो इधर 140, प्रोटीन के लिए जो वैल्यू आती है वो 0.9 के आसपास आती है। कितनी आती है बेटा, 0.9, ठीक है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर ऑफन मोर देन 1, और प्योर प्रोटीन या प्योर फैट कभी भी यूज नहीं करा जाता है। रीजन उसका क्या होता है भाई, कि उसको हम पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर ही हम उसे यूज कर सकते हैं। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर देखो हमने फटाफट से अपनी जो है की टेक अवेज और सब कुछ पूरा कर लिया है। हमें समझ में आ गया है कि एम्फीबॉलिक पाथवे बहुत ज़रूरी है, ETS क्या है, NADH NAD प्लस में कैसे जाता है, ये इंटर कन्वर्जन्स कैसे होती हैं, वो भी हमें समझ में आ गया है। उसके अलावा हमारे माइंड में क्लैरिटी है ग्लाइकोलाइसिस को लेकर, क्रैब्स साइकिल को लेकर, 38 ATPs को लेकर। तो यही सब हमारे इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप पूछिएगा, कोशिश करी गई है कि सिंपल भाषा में आपको क्लैरिटी मिल जाए। दोबारा फिर से आएंगे अगले वीडियो के साथ, दैट वुड बी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बेटा, हैव ए गुड डे अहेड।